ये भारत का संविधान है और भारत के संविधान लिखते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हम संविधान को भी, चूंकि हमारा रहने का, हमारे तरीके, हमारे तौर तरीके समय के साथ बदलते रहेंगे, तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो आयोग निसंदेह इस पर विचार करेगा। और मुझे लगता है कि आयोग भी अपने यहाँ बदलाव करेगा और उस बदलाव को करते हुए यूपीएससी की जो प्रक्रिया चली आ रही है उस प्रक्रिया का हम अनुसरण करते हुए वेटिंग लिस्ट को लाएंगे। तो मेरा पहला टिप्पणी यही था कि वेटिंग लिस्ट आना ही चाहिए। एक लोगों को भी फायदा हो जाए तो एक परिवार की भी खुशियां बहुत बड़ी होती हैं। एक अगर बच्चे को भी फायदा निसंदेह होगा, ये तय है राजमोहन जी। अगर आप डेटा ऑडिट करा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं संख्या नहीं बता सकता क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये तय है कि कुछ ऐसे मैं निजी लोगों को भी जानता हूं जो ड्रॉप कर रहे हैं, इस बार ही कर रहे हैं। 64वीं में उन्हें पद मिला है, वो उससे संतुष्ट नहीं है, पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम इस बार नहीं ज्वाइन करेंगे। तो अगर वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो वो पद अगर किसी और को मिल जाता तो उनका अब अच्छा हो जाता, उनके लिए खुशियां ही खुशियां होती। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट 6 जून को जारी हुआ। तकरीबन 1454 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, लेकिन रिजल्ट के बाद से ही कई मुद्दों पर विचार चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं और उसमें एक है रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट जारी ना करना। कहा जा रहा है कि फाइनल रिजल्ट के बाद अगर बात ज्वाइनिंग की आती है तो तकरीबन 20 से 25% अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं और कई सीटें खाली रह जाती हैं। आखिर क्यों और किस कारण से बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं द ऑफिसर्स एकेडमी के निदेशक शशि शरण सर। सर, आपका स्वागत है लाइव बिहार में। जी बहुत धन्यवाद राजमोहन जी। काफ़ी ज़्यादा चर्चा गर्म हो गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने बीपीएससी को पत्र लिखा है कि आप वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हैं, ये बताएं। देखिए, ये आयोग के लिए एक ऐसा स्टेप है जो आयोग को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितने भी स्टेट पीएससी के आयोग हैं, चाहे हम बिहार की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, झारखंड या अन्य भारत के अन्य सभी राज्यों की बात कर लें, हम अपने कैडर किससे कंपेयर करते हैं? हम यूपीएससी से कंपेयर करते हैं। यूपीएससी जो चेंजेस करती है उसके बाद स्टडी कर उसको हम लोग स्टेट पीएससी अडॉप्ट करती हैं। तो जब यूपीएससी जैसी भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा संस्था इसको लागू कर चुकी है और ऑलरेडी वहाँ वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है, और वेटिंग लिस्ट की बात छोड़िए, यूपीएससी ने तो ऐसे प्रावधान भी किए हैं और करने जा रहे हैं, और उसमें इंप्लीमेंटेशन का स्तर भी चल रहा है कि जो लोग पास नहीं कर पाए हैं उनका मार्क्स भी जारी करके उनको किसी अन्य विभाग में भी नौकरी दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई बहुत मेहनत से की है, पीटी पास किया है, मेंस पास किया है, अन्य प्रक्रियाओं में उन्होंने हिस्सा लिया है। लेकिन ये वेटिंग लिस्ट की जो चर्चा है, तो हमारा भी सुझाव यही है कि भाई जो सीटें खाली रह जाती हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी संख्या अच्छी खासी हो रही है अभी के दौर में, जो अपने पिछले बीपीएससी के जो उनको पद मिला होता है उस पद से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, और उस पद में वो चाहते हैं कि हमें दूसरा रैंक आए, हमारी रैंक और बढ़े और हमें अच्छे उनके मनपसंद पद उन्हें मिले। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मान लेते हैं कि कोई सीओ है और वो चाहता है कि मुझे डीवाईएसपी की नौकरी चाहिए, तो बच्चा ऑलरेडी टैलेंटेड है, तभी उस व्यक्ति ने सीओ की बीपीएससी की परीक्षा पास की, थोड़ा रैंक नीचे रह गया, इसलिए मान लेते हैं उन्हें सीओ मिला। लेकिन अगली बार उनकी जब चाहत होती है, उनकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा होता है, अगली बार वो फिर बैठते हैं और फिर उनका अगर मान लेते हैं उनका डीवाईएसपी में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो सीट ले लेते हैं। लेकिन अगर उनको डीवाईएसपी का पद नहीं मिल पाता है, अगर उन्हें मान लेते हैं कि आरओ का पद मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो इतनी बड़ी परीक्षा जो एस्पिरेंट्स थोड़े से नंबर के लिए चूक जाते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा झुकाव गलत हो रहा है। तो आयोग को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि क्यों ना हम वेटिंग लिस्ट की एक प्रक्रिया जारी करें, हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का अनुसरण करें और हम एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दें। देखिए, वेटिंग लिस्ट जारी करने का मतलब ये नहीं कि सबको नौकरी ही देना है। अगर सीट खाली हुई तो देंगे, अगर नहीं खाली हुई तो नहीं देंगे। लेकिन बच्चों के मन में ये, और अगर देख लीजिए, अगर ये जारी हुआ तो निसंदेह है राजमोहन जी, जो मेरा अपना विचार बताता है, जो मेरी अपनी लेवल ऑफ सोच है, उस थिंकिंग के बदौलत मुझे ये लगता है कि निसंदेह है कुछ ना कुछ बच्चों को फायदा होगा। जो सीटें खाली रह जाती हैं वो, मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं जो अभी नौकरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो एक्साइज इंस्पेक्टर पिछली बार मिला, उन्हें इस बार माइनॉरिटी हो गया। बहुत कुछ जानने वाले भी लोग, उनको माइनॉरिटी मिला इस बार 64वीं में, अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं सर नहीं ज्वाइन करूंगा, तो आखिर वो सीट खाली रह जाएगी। तो क्यों ना हम वेटिंग लिस्ट जारी कर दें कि अगर वो सीट खाली रह गई तो जो बच्चा 0.001 या 0.1 से रह गया है उसको मौका मिले और वो उस पद पर काबिज हो सके। और आयोग का भी बचत है इसमें। आयोग ने भी बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च किए हैं, प्रारंभिक परीक्षा कराई है, मेंस परीक्षा कराई है, इंटरव्यू लिया है उन बच्चों का, तो क्यों ना आयोग
इसका अनुसरण करे और आयोग को इस पर विचार करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जो है एक अच्छी पहल है और इसको जारी करने में मुझे लगता है कि आयोग करेगी भी। आयोग इस पर विचार कर रही है और जो उसके पक्ष और विपक्ष के मामले होंगे सोचकर आयोग को जारी करना ही चाहिए, ये मैं आपसे एकदम कहना चाहता हूं। ये जब रिजल्ट आया था उस समय भी आपने कहा था कि वेटिंग लिस्ट जारी ना करना एक बड़ी गलती है। अब तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी बीपीएससी से पूछ दिया, हालांकि बीपीएससी का कहना है कि पत्र मिलते ही हम जवाब देंगे। हमारे नियम में वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में कोई भी नियम नहीं बना हुआ है। देखिए, भारत का संविधान है और भारत के संविधान लिखते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हम संविधान को भी, चूंकि हमारा रहने का, हमारे तरीके, हमारे तौर तरीके समय के साथ बदलते रहेंगे, तो जब संविधान में संशोधन हो सकता है, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो आयोग निसंदेह इस पर विचार करेगा और मुझे लगता है कि आयोग भी अपने यहाँ बदलाव करेगा और उस बदलाव को करते हुए यूपीएससी की जो प्रक्रिया चली आ रही है उस प्रक्रिया का हम अनुसरण करते हुए वेटिंग लिस्ट को लाएंगे। और जिस दिन रिजल्ट आया था, रिजल्ट के दिन मैंने पहली टिप्पणी यही की थी कि भैया आयोग ने, मुझे उम्मीद थी कि हो सकता है कुछ नया आए, मैं बड़ा आतुर भी था, मैंने कहा भी कि मुझे लग रहा है, मैंने अंदेशा है कि इस बार आयोग कुछ नया लेके आए। लेकिन चूंकि एक दिन पहले जब चिट्ठी आयोग की कि आज रात का शाम को जारी करेंगे, तो उस चिट्ठी में कुछ वर्णन नहीं था, तो मेरे को लगा कि अब नहीं आएगा, लेकिन आया भी नहीं। तो मेरा पहला टिप्पणी यही था कि वेटिंग लिस्ट आना ही चाहिए। एक लोगों को भी फायदा हो जाए तो एक परिवार की भी खुशियां बहुत बड़ी होती हैं। एक अगर बच्चे को भी फायदा निसंदेह होगा, ये तय है राजमोहन जी। अगर आप डेटा ऑडिट करा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं संख्या नहीं बता सकता क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये तय है कि कुछ ऐसे मैं निजी लोगों को भी जानता हूं जो ड्रॉप कर रहे हैं, इस बार ही कर रहे हैं। 64वीं में उन्हें पद मिला है, वो उससे संतुष्ट नहीं है, पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम इस बार नहीं ज्वाइन करेंगे। तो अगर वो नहीं ज्वाइन करेंगे तो वो पद अगर किसी और को मिल जाता तो उनका अच्छा हो जाता, उनके लिए खुशियां ही खुशियां होती। एग्ज़ाम तकरीबन 1 साल में पूरा कराने की प्रक्रिया होनी चाहिए, बीपीएससी इसमें 3 साल लगा देता है। कई अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी होंगे जो पास किए होंगे लेकिन बीच में कहीं और ज्वाइनिंग कर लिए होंगे, इस वजह से भी सीटें खाली रहेंगी। एक अनुमान लगाया गया है कि तकरीबन 300 से 400 सीट इस बार जो रिजल्ट आया है फाइनल 64वीं का, इसमें खाली रहने वाला है। कितना बड़ा नुकसान। देखिए, अगर आंकड़ा बढ़ रहा है तो ये एकदम गंभीर विषय है, इस पर आयोग को सोचना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आयोग इस पर विचार भी करेगी, चूंकि आयोग के पास सारा डेटा अवेलेबल है। जो लोग ज्वाइन करेंगे वो भी, जो नहीं करेंगे वो ड्रॉप आउट करेंगे। तो आयोग अगर आती है तो आयोग बाद में भी इस पर विचार करे, और अभी का समय भी आयोग को विचार करना। अगर इतना बड़ा आंकड़ा है तो ये वाकई चिंतनीय है और वाकई निंदनीय भी है कि आयोग को अब अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि हित है छात्रों का। एक और मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है आजकल, देखा जाए तो हर जगह इसकी चर्चा है, सोशल मीडिया पर भी है और कई विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। स्केलिंग पद्धति, जरा समझाइए कि ये है क्या। देखिए, स्केलिंग पद्धति के बारे में देखिए, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, जैसे इस बार जो विवाद निकल के आया वो आया हमारे मैथमेटिक्स ऑप्शनल को लेकर। चूंकि जिन व्यक्तियों ने मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया था, खासकर इंजीनियरिंग बच्चे होते हैं, या जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, या जिन्होंने बैचलर और मास्टर्स जो है मैथमेटिक्स से कर रखा है, तो उनकी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी होती है। और मैथ्स आप भी जानते हैं राजमोहन जी, स्कूल से जब हम पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत बच्चे 100 में 100 लेके आते थे। मैथ एक ऐसा विषय है, तो निसंदेह है, चूंकि आप कितना भी अच्छा उत्तर लिख लें, कितना भी अच्छा प्रस्तुतिकरण हो, कितना भी अच्छा आप पॉइंट वाइज आंसर लिखे, क्वेश्चन के सारे डिमांड को आप पूरा कर दे, लेकिन आप इतिहास, जो भी सोशल साइंस के विषय है, चाहे हिस्ट्री की बात कर लें, ज्योग्राफी की बात कर लें, PSIR की बात कर लें, पॉल साइंस की बात कर लें, एंथ्रोपोलॉजी बात कर लें, सोशियोलॉजी बात कर लें, LSW बात कर लें, तमाम जितने विषय हैं उन विषयों में आप इतने नंबर नहीं ला सकते हैं। तो आयोग को निसंदेह इस पर एक पद्धति लानी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। अन्य परीक्षाओं में भी ऐसा होता है, अन्य परीक्षाओं में भी बहुत जगह स्केलिंग की कवायद है, और बहुत जगह अगर अलग अलग चरणों में परीक्षा होती है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है। तो स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन ये कोई नई पद्धति नहीं है कि ये नया लागू करना है, बस इसको अडॉप्ट कर लेना है और आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। चूंकि बच्चों के मन में एक नकारात्मक भाव पैदा हो रहा है और बच्चे अब वैसे ऑप्शनल की तरफ दौड़ रहे हैं जहाँ नंबर ज़्यादा आ रहा है, और हम लोग भी उन्हें समझाते हैं कि देखिए आपका ये विषय नहीं है, अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आप नहीं ला सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग जूलॉजी अगर आती है तो बहुत अच्छा नंबर जूलॉजी में ला सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप इतिहास में या ज्योग्राफी के अंदर में, PSIR के अंदर में, LSW के अंदर में, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, जितने विषय आप लेते हैं निसंदेह आप उतने नंबर नहीं ला सकते हैं मेंस के अंदर में, ऑप्शनल के अंदर में। तो ऑप्शनल के ऊपर मार्क्स सिस्टम पे एक बार आयोग को विचार करना चाहिए और स्केलिंग पद्धति एक अच्छी पद्धति है, इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मेरा अपना जो व्यू कहता है यही है कि, और बच्चों का भी हित है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए, स्केलिंग पद्धति आएगी तो एक जो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, चूंकि देखिए जब खबरें फैलती हैं, सोशल मीडिया का दौर है, जब खबरें फैलती हैं कि ये विषय अच्छा है तो उस विषय के पीछे लोग दौड़ पड़ते हैं, और चूंकि उनको विषय आता भी नहीं है फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो उससे उनका नकारात्मक हो जाता है, वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि स्केलिंग पद्धति जब आएगी तो स्केलिंग पद्धति से जो बच्चे अगर
ह्यूमैनिटीज़ का विषय ले रहे हैं, जो सोशल साइंस का विषय ले रहे हैं, और जो ऐसे विषय ले रहे हैं जहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनमें जो है एक इक्वलिटी की भावना बनेगी, उनमें एक बैलेंस क्रिएट होगा, और उन विषयों के नंबर को थोड़ा कम करके मान लेते हैं कि आप 100 में 100 मैथ सही बना दिए, फिर भी अगर मान लेते हैं कि 300 में 300 आयोग नंबर दे रहा है, तो वो बच्चा जो इतिहास लेके लिख रहा है वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? क्योंकि वहां तो उसको 180 190 जाते जाते उसका तो परेशानी हो जा रहा है, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो हिंदी साहित्य हो चाहे तमाम ऑप्शनल, जितने भी ऑप्शनल है, मैथिली हैं, सारे में मार्क्स उतने नहीं उठ पाते जितने आजकल इन विषयों में उठ रहे हैं। तो स्केलिंग पद्धति अपनाना चाहिए, उससे क्या होगा कि इक्वलिटी होगी, और भारत का संविधान भी यही कहता है, हमारा प्रियम्बल प्रस्तावना भी यही कहता है, समता और समानता का पूरे भारत के नागरिक को अधिकार है। आयोग को इस पर विचार कर इस कदम को उठाना चाहिए। तो दो प्रमुख मुद्दे थे। एक तो था कि जिस प्रकार से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई बीपीएससी की 64वीं की जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें, इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने बीपीएससी को पत्र लिखा है और 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। जो परीक्षा नियंत्रक हैं, साथ ही संयुक्त सचिव हैं अमरेंद्र कुमार, उन्होंने कहा है कि पत्र का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कोई नियम नहीं है इसलिए हमने जारी नहीं किया, लेकिन आगे अगर इस प्रकार की ज़रूरत पड़ी तो की जाएगी। और दूसरी जो स्केलिंग पद्धति है जिसमें साइंस के अभ्यर्थियों को देखा जाता है कि 300 में 280 270 नंबर मिल जाते हैं, वहीं जो मानविकी के विषय के छात्र हैं वो 180 90 पर अटक जाते हैं, और उनका चयन देखा जा रहा है कि पीसीएस के एग्ज़ाम में सही से नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो बेहतर तरीके से अभी शशि शरण सर ने आपको समझाया कि कितनी ज़रूरी है वेटिंग लिस्ट और कितनी ज़रूरी है स्केलिंग पद्धति, दोनों ही बेहद ज़रूरी है। आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। तो सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बस छात्रों के हित की बात आप करते रहिए, हम साथ में खड़े हैं। तो आगे भी सर से हमारा डिस्कशन, अनेक जो भी मुद्दे आएंगे हम बातचीत करते रहेंगे आपके सामने। इनसे जो तमाम जानकारियां हैं ये आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।